नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। स्वच्छ हवा मेरा अधिकार। असल में आज इसी अधिकार की बात करेंगे जो बढ़ते हुए प्रदूषण ने हमसे छीन लिया है। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण ने कहीं ना कहीं इस बुनियादी अधिकार की राह में कई रोड़े खड़े कर दिए हैं। लगातार बढ़ता प्रदूषण और उसकी वजह से पड़ने वाला प्रभाव गहन चिंता का विषय है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं देश में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गहरी चिंता जताई है। नागपुर में CSIR द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति महोदय ने बढ़ते प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से समाधान तलाशने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने में अनुसंधान संस्थानों की अहम भूमिका है। ये अनुसंधान संस्थान ही हैं जो समाज को रास्ता दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वायु गुणवत्ता पर जीवन की गुणवत्ता निर्भर है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने लोगों से प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, पर्यावरण का बचाव जैसे मुद्दों पर नियमित आधार पर एक छोटा कदम उठाने की अपील की ताकि दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बनाया जा सके। तो इस बढ़ते प्रदूषण की वजह क्या है, कैसे इसे रोका जा सकता है और इसके निपटने के लिए सार्वजनिक भागीदारी की कितनी बड़ी जरूरत है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ पोलाश मुखर्जी जुड़ रहे हैं जो प्रमुख हैं एयर क्वालिटी NRDC इंडिया के। पोलाश, स्वागत आपका। अजय सूरी साहब जुड़ रहे हैं जो पर्यावरणविद हैं। अजय जी, स्वागत आपका। पारितोष सी त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के। आप सभी मेहमानों का स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत पारितोष जी आप ही से। स्वच्छ हवा मेरा अधिकार, लेकिन इस अधिकार के लिए तो बहुत जंग लड़नी पड़ रही है, बड़ा मुश्किल लगता है साहब। हाँ, जंग लड़नी पड़ रही है, मैं मानता हूँ। और स्वच्छ हवा मेरा अधिकार है, ये संवैधानिक भी है। मगर ये क्यों होता है, आपने सवाल पूछा। तो ये सवाल का जवाब ये है कि ये दो वजह से ख़ास तौर से होता है। एक तो हम लोगों का अपना व्यवहार, जैसे कि उदाहरण लीजिए कि दिवाली पर बिल्कुल मना था कि आप पटाखे छोड़ें 8 बजे से 10 बजे के अलावा किसी जगह, और उसमें भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ के न छोड़ें। फिर भी छोड़े गए, कम छोड़े गए मगर छोड़े गए, और बहुत ऊंची आवाज़ के भी छोड़े गए। तो ये क्यों है? ये कोई बाहर के आदमी नहीं करके गए, हम ही लोगों ने किया। तो कुछ तो इसका रोल है। दूसरा ये है कि सरकार की नीतियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि जो एक तरफ तो विकास के लिए लगता है कि विकास कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचाती है। जितनी बढ़ोतरी, जितना मदद इसके लिए किया गया कि हर आदमी के पास एक कार हो सके, और उसके परिणाम स्वरूप और सड़क के ऊपर जो अब जैम लगते हैं और जो पोल्यूशन होता है ऑटोमोबाइल से, उसका उस वक्त आकलन नहीं हुआ जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर संभव सुविधा दी गई। तो नीतियां भी है, व्यवहार भी, दोनों इम्पॉर्टेंट है। दूर कैसे किए जाएं, बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि NGT ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं, सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सरकारें भी ऑर्डर करती रहती हैं। ऑर्डर पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। ऑर्डर का एक नतीजा ये भी होता है कि एक प्रतिक्रिया होती है कि हम इस ऑर्डर को कैसे, इसके होते हुए भी हम कैसे वो करें जो कि हम करना चाहते हैं। तो ऑर्डर का ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, भरोसा कार्यक्रमों पे कीजिए। और जो कि उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा बहुत सही, भागीदारी। तो आज्ञाएं और ये इनको छोड़कर अगर हम कुछ ऐसे कार्यक्रम रखें जो कि घरों में भी हों, घरों के बाहर भी हों, इंडस्ट्री में भी हों, सब जगह हों, और उनका चर्चा बाद में और डिटेल में किया जा सकता है, तो हम इस समस्या को दूर कर पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ दूसरे के भरोसे ना बैठे, अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। लेकिन अजय सूरी साहब, घर से बाहर निकलते ही लगता है कि प्रदूषण का एक बड़ा सा गैस चैम्बर है, इसमें जाना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी है, और अनचाहे मन से भी हमें जाना ही है। ऐसी क्या वजह लगती है इस गैस चैम्बर की जो हर साल हम झेलते हैं? इसकी देखिए घनश्याम जी, बहुत सारी वजहें हैं। जैसे कि प्रतिष्ठ जी ने कहा कि कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें एक अलग रवैया है।
इसमें मुझे लगता है कि एक सेल्फ अवेयरनेस जो अब लोगों में आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, आप देखिए अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि अ पिक्चर टेल्स मोर देन 1000 वर्ड्स। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की एजेंसी नासा ने जो अपने उपग्रह की कुछ तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से पंजाब और हरियाणा से जो परौली की जो आग है, जो धुआं है, वो किस तरह से दिल्ली में पहुंच रहा है, उससे मुझे लगता है कि एक जो लोगों के अंदर चेतना आई वो आप देख रहे हैं। लेकिन साथ ही आप ये देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी, मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनीतिक कंपल्शंस किस तरह से, पॉलिटिकल कंपल्शन जो हैं किस तरह से पर्यावरण के ऊपर अक्सर हावी होती हैं। 21 साल पहले EPCA का गठन हुआ था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड अथॉरिटी है। आप देखिए पिछले 10-12 साल में उन्होंने अपने जितनी रिकमेंडेशंस दिए हैं, कितनों पे अमल हुआ है? मुझे लगता है बहुत सारी तो ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। अभी जैसे डीजल के ऊपर दिल्ली सरकार 4 से 6 तक ऑड इवन का जो स्कीम लेके आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि उससे एयर पोल्यूशन लेकिन कम होने का है चांस, लेकिन वो सिर्फ तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा ये है कि IIT कानपुर की 1995 की स्टडी है कि जितना प्रदूषण गाड़ियों से पैदा होता है 20%, उससे कहीं ज़्यादा 23% डीजल से पैदा होता है। और EPCA की एक रिकमेंडेशन है कि पूरे दिल्ली NCR में जो डीजल की, खासकर जो इंडस्ट्रीज और दूसरी जगह पे मास स्केल के ऊपर डीजल की कंजम्पशन है वो कम करी जाए। लेकिन इसका खुद ही राजनीतिक विरोध हो रहा है। तो एक तरफ तो आपकी सरकार ऑड इवन ला रही है और दूसरी तरफ डीजल के कंजम्पशन को रोकने के ऊपर लाचारी जाहिर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी दिखती है। तो ये सारे जो हैं बहुत, मुझे लगता है कि पेचीदे मुद्दे हैं। तो पौलाश, क्या हम ये कह सकते हैं कि असल में जो प्रदूषण है वो तरक्की की कीमत पे हमको मिल रहा है, और जो हम चुका रहे हैं, चाहे हम बीमार हो रहे हैं, चाहे हमारी जान जा रही है, तरक्की कहीं ना कहीं प्रदूषण की एक बड़ी वजह मान लें क्या? जी, मेरा ख्याल है आपका एनालिसिस सही है। डेवलपमेंट और पोल्यूशन काफ़ी हाथ में हाथ लेके चलते थे, मगर आज हमें वो मिस्टेक्स दोहराने की ज़रूरत नहीं है जो वेस्ट में किए गए हैं। उदाहरण के स्वरूप में आपको देता हूँ कि आज काफ़ी सारे जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आज भी बहुत डर्टी फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो उन फ्यूल का अगर हम रिप्लेसमेंट करें और नेचुरल गैस यूज़ करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, तो इसमें कॉस्ट का ज़रूर कहीं ना कहीं डिफरेंस पड़ेगा, मगर एनवायरमेंटल कॉस्ट का इम्पैक्ट भी ज़रूर पड़ेगा। अगर हम हमारे सारे डिसीशंस में हेल्थ को फैक्टर बना के चलें तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आगे चलते। और ये ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि सरकारों के लेवल पर, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, ये कहीं ना कहीं इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं और एक उदाहरण देना चाहूँगा कि त्यागी जी भागीदारी की बात कर रहे थे, तो आज हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, खासकर दिल्ली में। इस साल इलेक्शन है, हमें पता है, और पोल्यूशन को लेकर पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिस्कशन, चर्चा हो रही है कि क्या किया जाना चाहिए। ये बाय इटसेल्फ ये एक डिपार्चर है कुछ सालों के पहले से, जहाँ पे पोल्यूशन को डिनाई किया जाता था कि पोल्यूशन है ही नहीं हमारे देश में। तो जब तक इस लेवल का पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल सेलियंस नेशनल लेवल पार्टीज़ में नहीं आएंगे, तब तक ये प्रायोरिटाइज नहीं हो पाएगा कि पोल्यूशन को हमें किस तरीके से रोकना है और इसे किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली हमें गवर्नमेंट एक्शन में लाना है। ठीक है, हमारे साथ त्यागी जी भी हैं। त्यागी जी, असल में जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, वो पोल्यूशन है। क्या हम पोल्यूशन को सही मायने में समझ भी पाए हैं? क्योंकि कई बार हमें लगता है हम इलाज तो कर रहे हैं लेकिन मर्ज हमें पता नहीं है। तो क्या मर्ज को पहचाने जाने की भी जरूरत है? इलाज तभी हो पाएगा। बहुत ज़रूरत है। जितना जहाँ से पोल्यूशन होता है, जितना उस सोर्स के पास पहुँचकर उसे टैकल करेंगे, उतनी सफलता मिलेगी। अभी हाल में मैं एक उदाहरण दूँ जी, हाल में इस तरह की व्हीकल्स लाए हैं जिनसे कि एक फव्वारे छूटते हैं, उस फव्वारे से जो डस्ट है वो पकड़ लेते हैं वो फव्वारे, और वो नीचे बैठ जाती है। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, धूल आ चुकी है, धूल को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे अगर पानी ज़्यादा होगा तो स्किड करेंगे टू व्हीलर्स, और अगर पानी कम होगा तो बड़ी जल्दी वो डस्ट सूख कर फिर से ऊपर आ जाएगी। तो ये
अगर बिल्कुल देर से आप करेंगे तो ये नतीजे होते हैं। उसके मुकाबले में अगर सड़क की वैक्यूम क्लीनिंग करें तो वही व्हीकल जो कि फव्वारे छोड़ रही थी उतनी स्पेस में आप उतनी कम से कम डस्ट हटा देंगे जो कि बार बार ऊपर नहीं आएगी। या और पीछे जाइए, ये डस्ट आई कहाँ से? अगर किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आई है तो उसके चारों तरफ, उसके पास में वो फव्वारे लगवाए जाए, उसके चारों तरफ बाड़ लगवाई जाए, वहाँ से जहाँ जितना सोर्स के पास पहुँचते जाएंगे उतनी सफलता मिलती जाएगी। अजय जी, कहीं मैं पढ़ रहा था कि आंकड़े के हिसाब से कि 100 में से केवल 8 लोग ही हैं ग्लोबली जो स्वच्छ हवा हासिल कर पाते हैं। यानी जो 92% लोग हैं 100 में से, उनको तो स्वच्छ हवा मिल ही नहीं रही है। तो सर, ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, या वो हम क्रॉस कर चुके हैं? जागने की अभी नौबत है? कुछ हो सकता है क्या? वो बहुत लकी 8% हैं जो इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। कम से कम हम जो दिल्ली या दूसरे महानगरों में रहते हैं उनको ये सब नसीब नहीं है। बिल्कुल जागने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है साथ में एक जागृति की भी ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। अभी जैसे आपने एक तरक्की का जिक्र किया था, उसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा। हम जब बात करते हैं तरक्की, प्रोग्रेस, तो क्या ये कहना चाहिए कि तरक्की और प्रोग्रेस हर समय अच्छा ही होता है? हो सकता है एक कंज्यूमरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि क्यों जो दिल्ली में पिछले 8-10 सालों से जो ये धुआं बढ़ रहा है परौली की वजह से, जो पंजाब और हरियाणा से आती है, आपको पता है ये एक तरक्की का ऑफशूट है। तरक्की का नतीजा है कि ये धुआं दिल्ली में आया है। वो इसलिए आया है कि धान की फसल पहले अक्टूबर में किसानों को पंजाब में और हरियाणा में इसलिए काटनी पड़ती थी कि आपको जनवरी तक, दिसंबर एंड तक आपको गेहूं बोना है, यानी कि आपको फटाफट वो काटनी है। तो पहले लेबर से ग्रामीण खुद काटते थे तो वो प्रॉपरली कटती थी। अब क्या हुआ है कि तरक्की के चक्कर में, एक तरक्की के नशे में आपको अपना टर्नओवर भी बढ़ाना है। आपने वो जो कटाई है धान की, अब आप मैकेनिकल तरीके से मशीनों से कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि जो स्टबल है, जो पहले बहुत छोटा रह जाता था, अब वो 1-1 फीट ऊपर होता है। तो वो जब छोटा वाला जलता था तो उसका धुआं इतना शहरों तक नहीं पहुंचता था। लेकिन अब क्योंकि आप इतने उसको मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं, तो जो काम ढंग से होना चाहिए एक्चुअली वो नहीं हो पा रहा। सो ये एक परवर्स चेहरा है तरक्की का, जिसकी वजह से जब वो जलाने पे मजबूर हो जाते हैं किसान, और वो धुआं फैलता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किस तरह से कानून भी हर समय एनवायरमेंटलिस्ट के लिए या वो लोग जो ये समझते हैं, हम समझते हैं कि सांस लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या आप समझते हैं कि कानून हर समय हमारे साथ है? बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कहा था कि जो परौली का जो धुआं है वो किसी भी सूरत में महानगरों तक नहीं पहुंचे। उसके बाद कई स्टेट की जो बॉडीज़ हैं, इन्होंने जुर्माना लगाना शुरू किया ग्रामीणों पे कि जो परौली जलाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में भी कुछ समय पहले ही मैंने कहीं पढ़ा कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने उस जुर्माने के ऊपर स्टे लगा दिया। यानी कि क्या हुआ, अब किसान लोग भी ठीक है, वो बेफिक्र हो गए कि ठीक है, उनके ऊपर अब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, ये फाइन लगाने पे मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि किसान कई बार फाइन देना ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। वो सोचते हैं फाइन दे देंगे ठीक है, लेकिन उसके लिए जो नुकसान करना पड़ेगा अगली फसल का, वो ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे त्यागी जी कह रहे थे, जब तक अपनी समझ डेवलप नहीं होगी तो फाइन असर नहीं करेगा। बिल्कुल, वो देखो, वो अवेयरनेस तो एनवायरनमेंट के लिए आनी ही चाहिए। अब कितने लोग जानते हैं कि AQI जो है आपका, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपका, PM 2.5 है। PM 2.5 तो इतनी खतरनाक चीज़ है कि मतलब उसका जो डायमीटर है 2.5 माइक्रोमिलीमीटर, वो एक जो इंसान के बाल से भी 3% कम का होता है, और वो सीधा आपके फेफड़ों तक जाता है। और अगर वो 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा हो जाए तो दुनिया भर में जो मेडिकल एडवाइजेस हैं, मेडिकल एडवाइजरीज इशू होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपने घर से बाहर मत निकलिए। और मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली शहर में PMI 2.5 350 से ऊपर है। तो ये तो हालात हैं जी। तो लगातार हालात गंभीर हो रहे हैं, और इस गंभीर होते हालात पे हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वजह क्या है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमारे साथ पोलाश भी हैं। पोलाश, असल में उपराष्ट्रपति महोदय जब चिंता व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने ये भी एक सुझाव दिया कि देखिए, ज्यादा इनोवेटिव होने की भी जरूरत है इन तरह की समस्याओं से निपटने के लिए, और इनोवेशंस के साथ आउट ऑफ बॉक्स और बहुत सरल तरीके से इन चीजों को टैकल करना आना चाहिए।
तो क्या ये माना जाए कि आउट ऑफ बॉक्स जब तक हम नहीं सोचेंगे, परंपरागत तरीकों से सोचते रहेंगे, तब तक असल में इस समस्या का समाधान भी होना नहीं मुश्किल है? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी समस्या का एक समाधान नहीं होता, इसके मल्टीपल अप्रोचेस होने चाहिए। एक तरीका जो हमारे उपराष्ट्रपति ने कहा है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सर डीजल जेनसेट की बात कर रहे थे, डीजल जेनसेट पे आज की तारीख में रेट्रोफिटमेंट किट्स आ गए हैं जो जेनसेट के एग्जॉस्ट पे लगाए जा सकते हैं और उसका जो आउटपुट है वो पोल्यूशन कम होता है। बट इसका ये एक रेट्रोफिटेड सोल्यूशन है, जैसे सर बात कर रहे थे। इसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को आप इम्प्रूव करें कि जेनसेट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर मेरा ख्याल है कि सिटी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ अवेयरनेस का बहुत उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे AQI की बात कर रहे थे, AQI एडवाइजरीज़ अगर सिटी गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करने लगे, जैसे DPCC करता है या फिर CPCB करता है, और इन पे अमन होने लगे कि अगर इस लेवल से ज़्यादा पोल्यूशन है तो आपके जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीज़न है या फिर जो बच्चे हैं, वो आउटडोर एक्सपोजर अवॉइड करें, वो अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें। इस पे हमारे देश में ही कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें अच्छा काम किया है। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में एयर प्लान नामक एक प्लान 2017 से चल रहा है, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने जो स्कूल्स हैं उनमें अलग अलग कलर के फ्लैग्स ऑपरेट करती हैं। इन फ्लैग से पता चलता है कि आज का एयर क्वालिटी क्या है और उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो इस तरीके के रेजिलियंस सॉल्यूशंस जो हैं उसको स्केल अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, लेकिन त्यागी जी, असल में सवाल ये है कि जब मुसीबत आपके दरवाजे पे दस्तक दे दे और बता दे मैं आ गई हूँ, तभी हम जागते हैं क्या? हम इस रवायत से उठ नहीं पा रहे। ठीक है, स्कूल आप बंद कर दीजिए, ऑड इवन फार्मूला कर दीजिए, फ्लैग का जिक्र जो पौलाश कर रहे थे वैसा कर दीजिए। ये स्थिति तो तब की है ना जब मुसीबत सामने आ गई। सब प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं इस तरह की स्थिति ही ना आए? क्या हम उसके लिए तैयार नहीं है सर? नहीं, तैयार क्यों नहीं है? इसके सुझाव आते हैं, लेकिन जैसा किसी ने कहा कि पॉलिटिकल विल सिर्फ पॉलिटिक्स की नॉलेज से नहीं आती, ज़्यादातर सोशो इकोनॉमिक्स की कैलकुलेशन से आती है। अगर जो एनवायरनमेंट के फील्ड में हैं वो इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर ये जाहिर करें कि जिसको डेवलपमेंट माना गया है, जो कि एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की वजह से एनवायरनमेंट का कितना लॉस हुआ है, तो नेट गेन क्या हुआ, अगर इस चीज़ को अच्छी तरह से कन्विंसिंग तरीके से रखा जाए तो हम लोगों का डेवलपमेंट के बारे में सोचने का तरीका बदल जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब भी सोचते हैं शहर की सोचते हैं, और शहर में जितना पोल्यूशन है वो घर के अंदर उतना नहीं है जितना घर के बाहर है, चाहे वो इंडस्ट्री से है चाहे ऑटोमोबाइल से। गांव में भी बहुत पोल्यूशन है, घरों में है, वो घर के अंदर है, इसलिए कि उनके मकानों की बनावट ऐसी है कि उसमें वेंटिलेशन कम है। उनका अभी फ्यूल वही चल रहा है, बावजूद बहुत कोशिश करने के कि क्लीन फ्यूल आ जाए, उसमें अभी भी कोयला, अभी भी लकड़ी, अभी भी और चीज़ें जलती हैं। तो और वो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं उन्हें इनहेल करने के बाद घर में खासतौर से गृहिणी और बच्चे बहुत बुरी तरह सफ़र करते हैं। इस चीज़ को डॉक्टर लोग तो मानते हैं, लेकिन जब भी कार्यक्रम बनता है तो वो शहर के लिए पहले बनता है, गांव के लिए नहीं बनता। उसकी ज़रूरत है। और जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। हम चाहते हैं कि हम पॉल्यूशन करते रहें और सरकार ठीक कराती रहे, और सरकार के पास तरीका है कि वो हुक्म देती रहे, उससे पॉल्यूशन दूर नहीं होगा। सड़कों के ऊपर पॉल्यूशन ऑटोमोबाइल्स की वजह से है, इसमें कोई शुबा नहीं, मगर कितने आदमी हैं जो मजबूरी में कार में बैठते हैं क्योंकि या तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है या सड़क के ऊपर साइकिल चलाने की गुंजाइश नहीं है, और अगर 1.5 किलोमीटर भी जाना है तो भी पैदल जाने की हिम्मत नहीं उन सड़कों के ऊपर। तो अगर हम इसके प्रोविज़न करा दें तो आप देखिएगा कि मेरा अंदाज़ा है 25% ऑफ द ट्रैफिक विल गेट रिड्यूस्ड इफ़ इवन पेडेस्ट्रियंस आर एनकरेज। मगर कोई पेडेस्ट्रियन ट्रैक आपने देखा है जो 10-20 फुट से ज़्यादा कंटिन्यूसली चल रहा हो? किसी का उसमें खोखा आ जाएगा, किसी ने पार्किंग कर रखी होगी, किसी ने और कुछ। मगर पैदल चलने वालों के बारे में उसके मुकाबले में आप सड़क के ऊपर कारों के चलने के बारे में ध्यान देखिए कितना है। तो ये मिस्टेकन एंड मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं जिनकी की वजह से हमारी हालत ख़राब है।
ठीक है, पोलाश कुछ ऐड आप कर रहे थे, वो बोलेगा, लेकिन जी। उससे पहले ये भी बताइए, जिन नियमों को हम लागू करने की बात कर रहे हैं, जैसे त्यागी जी भी कह रहे हैं कि नियम बनाए जाते हैं, सरकारें भी कहती हैं, क्या उसमें हम कोई टाइम फ्रेम तय नहीं कर सकते हैं कि ये नीति इतने टाइम तक हमने लगाई तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया? एक खास तरह की मॉनिटरिंग का सिस्टम इजाद नहीं किया जा सकता क्या, जिससे पता चले कि असल में जो हमने टाइम बाउंड तय किया था हम पहुंचे कहां तक, या सिर्फ नियम बना के छोड़ दिए जाते हैं? जी, आपने बहुत सही कहा, टाइम बाउंड मैनर में काम करना बहुत ज़रूरी है, और इसका मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को। त्यागी जी कह पाएंगे कि सीपीसी भी कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अलग हो पाता है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको देता हूं। 2015 में भारत में 500 से अधिक पावर प्लांट हैं। 2015 में पावर प्लांट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अपग्रेड किया गया, कि उनको स्ट्रिक्ट किया गया, टाइटन किया गया, और उसके लागू होने का टाइमलाइन था 2017। आज 2019 हो गया है और वो अभी भी लागू नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन था वही हटा दिया गया पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, क्योंकि काफ़ी उसमें बैकलैश आया कि उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, जो फाइनल डिलीवरेबल कॉस्ट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मगर इसका इफेक्ट है एयर पोल्यूशन, इसका इफेक्ट डायरेक्टली है हमारे लाइफ पे, हमारे हेल्थ पे, और इसका क्वांटिफिकेशन होता है मगर इसका डिस्कशन बहुत कम होता है। मैं जो पहले पॉइंट ऐड कर रहा था, ट्रैफिक और कंजेशन की अगर बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे में एक स्टडी हुई है जो 2016 में हुई थी, तो उसके हिसाब से केवल 2 शहरों में, बॉम्बे और दिल्ली में, साल भर में जो कंजेशन होता है ट्रैफिक का, उसका इकोनॉमिक वैल्यू है 80,000 करोड़। सो इसमें उन्होंने वैल्यू लिया है नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन का, बट आपका जो टाइम ज़ाया होता है, आपको जो आपकी जो सड़कें ख़राब होती हैं, सड़कों का जो रोड स्पेस है आप वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इन सब का अल्टीमेट सोल्यूशन यही होगा कि अगर गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करे कि मुझे पीपल को मूव करना है, ना कि गाड़ियों को मूव करना है, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटाइज करना है, जैसे सर ने कहा कि पेवमेंट्स को के लिए जगह बनानी है, साइकिलिस्ट के लिए जगह बनानी है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सोचना ज़रूरी है, तो टॉप डाउन ऑर्डर से नहीं होगा। अजय जी, कई बार ये चर्चा होती रहती है, बातचीत होती रहती है, कई बार लगता है कि हम लोग जो बातें करते हैं ऐसे राइटिंग टाइप हो जाता है, हम जो बातें करते हैं वो लिखी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है, लेकिन सर क्या वो व्यवहारिक हैं, और क्या इन बातों को जिनका हम जिक्र करते हैं लगातार, उनको धरातल पे उतारने के लिए हमें डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर बातें बातें रह जाएंगी? देखिए, बातें ज़्यादातर आपने सही कहा रिटोरिक ही हैं। अभी भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं इस दुनिया में जिनका ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस जैसी चीज़ें हैं ही नहीं, ये सिर्फ दिमागी फतूर हैं। लेकिन आप ये देखिए, हमारे जो हिमालयन एरियाज़ हैं, लद्दाख में देखिए किस तरह से, उत्तराखंड में देखिए, जो हाई एल्टीट्यूड जोन्स में जो हमारे आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स हैं वो पीछे सरकते जा रहे हैं, दे आर रिसीडिंग नाउ। और इसी की वजह से चेवांग नार्फिल जैसा इंसान, जिसको ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन्होंने लद्दाख में, क्योंकि किसानों को वहाँ बहुत दिक्कत आ रही थी कि ग्लेशियर के सरकने की वजह से लद्दाख में सिर्फ 2 महीने का एक एग्रीकल्चर का सीज़न रहता है, तो पानी उन तक बहुत, जब तक पानी पहुँचता था तब तक उनका इरिगेशन का टाइम ख़त्म हो जाता था। तो ये सब चीज़ें तो क्लाइमेटिक चेंज जो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में, और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि अब हवा का जो एक दुष्प्रभाव है अब लोगों तक पहुँच रहा है। आप बाहर निकलिए और आप देखेंगे कि आपकी आँखें जो हैं किस तरह से वो थोड़ा सा दर्द महसूस करेगी। तो ये तो अब हम सब लोग देख रहे हैं। अब मतलब इसको, अब मतलब इस सिचुएशन में आप डिनायल मोड में अपने आप को कैसे लाएंगे, बट मुझे लगता है अभी भी बहुत लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को डिनाई करेंगे। लेकिन अब ज़रूरत ये है एक अवेयरनेस की। मैं ये नहीं कहता कि हमको बहुत बड़े स्केल के ऊपर चीज़ें शुरू करनी चाहिए। अभी जैसे उपराष्ट्रपति जी ने भी आपने जिक्र किया कि कई छोटे कदम, आप एक छोटा सा उदाहरण है, दिल्ली में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप व्हीकल्स को कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप एक साइकिल ट्रैक्स क्यों नहीं यहाँ पर बना पा रहे, जो कि दुनिया के कई देशों के कई शहरों में हैं। उससे ना सिर्फ लोगों में साइकिलिंग करने की प्रवृत्ति बनेगी, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, पर प्रदूषण भी उसमें कम रहेगा। तो ये कदम तो हमको उठाना ही चाहिए। तो छोटे छोटे कदमों की बहुत जरूरत है और कोशिशों का कहीं अंत नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस डिस्कशन के बाद, विचार विमर्श के बाद, हमारी और आपकी आज से नहीं बल्कि अभी से, बल्कि इस पल से ये कोशिश होगी कि हम और आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और प्रदूषण की समस्या से मिलकर लड़ेंगे। देश देशांतर में आज बस इतना ही। आप जानते ही हैं, आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके सुझाव और सजेशंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।